अच्छा, ये जो एंजाइम का टॉपिक है ये फार्माकोग्नोसी की बुक में भी है और बायोकेमिस्ट्री उसकी बुक में भी है। ठीक है, सेम बिल्कुल यही पेजेस और यही टॉपिक सारा बायोकेमिस्ट्री में भी और फार्माकोग्नोसी में भी है। तो अगर आप इधर ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका बायोकेमिस्ट्री में भी क्लियर हो जाएगा। और ये भी जैसे लास्ट में हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन और एलर्जी। ठीक है, 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और तीनों में से ही लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह एंजाइम का टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से वैसे ही प्रिपेयर करना है। तो इसके कुछ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो जिसमें हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एंजाइम देखते हैं कि एंजाइम जो है वो क्या होता है। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, बाद में रीड आउट कर लिया करेंगे। तो एंजाइम जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं। जिस तरह हम कोई भी अगर चीज़ खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो क्या है वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर जो है वो एंजाइम मुख्तलिफ आते हैं। जैसे हम सलाइवा वगैरह आता है उसमें डिफरेंट एंजाइम भी होते हैं जो कि उस फूड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जब हमारी जो फूड है वो हमारे मैदे के अंदर चली जाती है तो उसको जो ब्रेक डाउन करने में डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह उसमें पेप्सिन एंजाइम जो कि हमारे स्टोमिक में होता है और वो इन्वॉल्व होता है कि फूड मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, इसी तरह फिर जो स्टोमिक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो फूड चला जाता है तो फिर डिफरेंट एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट एंजाइम जो है हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हैं जो कि अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस रीड आउट करते हैं कि दीज एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। कि ये प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक नेचुरली प्रोडक्ट होते हैं और ये कैपेबल इस काबिल होते हैं कि कैटलाइज कर सकें, मतलब ब्रेक डाउन कर सकें किसको, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। और उसके बाद आता है ये 2 डेफिनेशंस लिखी, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। दीज एंजाइम आर दी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ऑर्गेनिक कहते हैं जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट हो और नेचुरली हो। प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वे कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट मतलब चीज़ों को ब्रेक डाउन वगैरह करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट कैटालिस्ट का कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट इज़ ए केमिकल विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। जिस तरह हमने देखा था एंजाइम वो क्या है, वो नेचुरली होता है और वो ऑर्गेनिक होता है, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। हम उसको किसी लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स होता है। कैटलिस्ट का भी काम यही होता है कि डिफरेंट चीज़ों को ब्रेक डाउन करना और उसमें इन्वॉल्व होना और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स उसके स्पीड अप करना किसी चीज़ को। लेकिन ये बात याद रखने वाली, ये आर्टिफिशली होता है, मतलब इसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ये अननेचुरल होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। कैटलिस्ट इज़ ए केमिकल विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। वही जो एंजाइम काम करता था भी वही काम करता है, बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इट सेल्फ इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑल एंजाइम आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि सारे एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। लेकिन क्या है जो ऑल कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम नहीं होते, मतलब वो लैब में प्रिपेयर होते हैं, वो आर्टिफिशली होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, बल्कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते। आगे जाके हम जो है वो एक डिफरेंस पढ़ेंगे एंजाइम और कैटलिस्ट का, वहाँ पर आपको मज़ीद इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंजाइम और कैटलिस्ट क्या है। यहाँ पर बस आपने ये डेफिनेशंस की याद रखनी है एज ए कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये तो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर ही दिया है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि नेचुरली होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि अननेचुरल होते हैं और उनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स या नहीं होते। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशंस दी। यहाँ तक हमने मेन डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन नहीं लिखी सबस्ट्रेट की, जो कि आपकी नोट्स हैं उसके ऊपर सबस्ट्रेट की डेफिनेशन भी होगी, वो भी एमसीक्यू के तौर पे आ जाती है। या कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो भी ज़रूरी है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अपने नोट्स को भी साथ साथ ओपन रखिएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं बता देता हूँ कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी फूड खाई तो एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम ने जाके उस फूड पे या उस प्रोडक्ट पे जाके
अटैच हो जाना है। अटैच होने के बाद उसको ब्रेक डाउन करना है। अब इंजाइम ने जाके जब अटैच होना है जिस सब्सटेंस के ऊपर, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। जहाँ जाकर इंजाइम अटैक करता है और अपना वर्क करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंसेस ऑन विच इंजाइम एक्ट, जिस पे इंजाइम जाके एक्ट कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे यहाँ पर, एक इंजाइम का, एक कैटलिस्ट का और एक सबस्ट्रेट का। मतलब वही जिस पे जाके इंजाइम एक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं उसमें भी होगा, आपके नोट्स में भी होगा, लेकिन मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत क्लियरेंस है। तो अब नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंट बिटवीन इंजाइम एंड कैटलिस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, आ जाता है कि इंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें आप ये 5 पॉइंट ही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो इंजाइम क्या है? आल इंजाइम आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जितने भी इंजाइम है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये ऑलरेडी आपका क्लियर है। आल कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जितने भी कैटलिस्ट हैं वो क्या हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इंजाइम जो है वो मोस्टली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, ये बात है कि जब इंजाइम जो है वो वर्क करता है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम आया और उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने फूड को ब्रेक डाउन किया वो एंजाइम भी साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारी बॉडी न्यू एंजाइम प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। कैटलिस्ट ने एक केमिकल रिएक्शन किया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि वही कैटलिस्ट जो है वो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है उसमें भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो क्योंकि एंजाइम नेचुरली था, वो हमारी बॉडी उसको दोबारा बना रही है और वो साथ साथ डिस्ट्रॉय भी हुए जा रहे हैं। एंजाइम जो होते हैं वो मोर स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है वो जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा वो फैट को ब्रेक डाउन नहीं करता या शुगर वगैरह को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। एक लाइपेस एंजाइम होता है जो कि फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है। अब वो फ़ैट के लिए ख़ास है, उसको ही ब्रेक डाउन करेगा, बल्कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। इसी तरह एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सुक्रेस एंजाइम, जो कि शुगर को जो हम खाते हैं, चीनी वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक कैटलिस्ट है तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है, तो वो जब कोई भी चीज़ जलाएं अगर उसमें उसको यूज़ करें तो वो उसको इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है। और वही एंजाइम जो है वही जो कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड है वही ब्रेक डाउन कर रहा है डिफरेंट चीज़ों की। इसी तरह वो फर्दर और भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ये है जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक है, लेकिन एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक है और जो कैटलिस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट, एंजाइम जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, क्योंकि ये नेचुरली बन रहा है। जो भी कुदरती चीज़ बनती है वो कॉम्प्लेक्स ही होती है, उसको हम बिल्कुल सेम वे में लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। जो कैटलिस्ट होता है वो वेरी सिंपल कंपाउंड होता है, सब्सटेंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारी बॉडी में अगर एंजाइम जो है उसकी कमी हो जाती है डिफरेंट एंजाइम्स की, तो ये नहीं है कि हम लैब में एंजाइम बनाएंगे और फिर वो एंजाइम हम बॉडी में जो है इंजेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि वो फिर क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स से या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम लिए जाते हैं, वो जो है ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म ईजिली हो सके। तो नहीं तो फिर डिफरेंट चीज़ों से, मतलब नेचुरली प्लांट्स से या डिफरेंट चीज़ों से वो एंजाइम जो होते हैं, अगर वही एंजाइम जो ह्यूमन में होते हैं तो उन ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि ह्यूमन में जो एंजाइम है प्रॉपर वर्क कर सकें। 5th जो पॉइंट आता है उसमें ये है कि स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी एंजाइम होगा तो वो बहुत सारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी मकदार जो है रिएक्शंस की उसको उसके लिए हैवी हो सकता है, मतलब उसको कर सकता है इजीली, कि स्पीड अप कर सकता है वो चीज़ों को, एंजाइम जो होता है। लेकिन जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। वो मतलब डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है, कि जितना कैटलिस्ट है उतनी ही कंसंट्रेशन जो है वो होनी चाहिए डिफरेंट केमिकल्स की, तो उसको ही ब्रेक डाउन कर सकेगा, या डिफरेंट प्रोडक्ट की उसको ही ब्रेक डाउन कर सकेगा। लेकिन थोड़ा एंजाइम जो है वो ज़्यादा मकदार को
कन्वर्ट कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन जितना कैटलिस्ट है उसके लिए उतनी ही जो है वो कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो अच्छे वे में वर्क करता है। ये 4-5 पॉइंट थे, आपने इसको एज इट इज़ याद रखना था। अच्छा, इसमें मैं अगेन बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा। एक हमने एंजाइम का कॉन्सेप्ट देखा, कैटलिस्ट देखा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो कि एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस है वो पढ़ा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।